हमारे स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं अखिलेश जी। अखिलेश कैसे बने? जिस एक किताब ने जिंदगी बदल दिया हो, गांधी जी की हिंद स्वराज, एक आधुनिक समाज में मनुष्य जो है कैसे एक हिंसा के जरिए कोई चीज अचीव भी करेगा। दोस्तों की बात की हमने तो उनकी एक टेंडेंसी थी कि पीड़ा और दर्द को धर्म के साथ जोड़ते थे, अंतिम बिंदु तक डिपिक्ट तो करते थे पीड़ा को। कुछ एक ऐसे लेखक हैं जिनके लेखन में गालियां हैं। राही मासूम रजा का उपन्यास आधा गांव का पाया था, भयंकर गालियां उसमें हैं। जो पहले का सिनेमा था वो मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग की कहानी बताता था, अब हीरो लार्जर देन लाइफ हो गया है। अर्ध सत्य तो आज भी आप उसके बारे में सोचें तो सिर भारी हो जाएगा। इमरजेंसी का दौर ही ले लीजिए, सेंसरशिप कितनी ज्यादा थी उस दौर में। मैंने देखा कि भाई जो राम जन्मभूमि आंदोलन था, कैसे जुलूस निकल रहे हैं। कुणाल कामरा, उनको लेकर काफी हैतौबा मची। जो हमारी जो पॉलिटिकल सोसाइटी है वो कितना अभिव्यक्ति के विरुद्ध हो चुकी है। इंदिरा गांधी पर इतने कार्टून बनाए जाते थे, नेहरू जी पर बनाया कार्टून, तो उस वो मान के चलते थे ये अधिकार है एक कलाकार का, एक सटायरिस्ट का। तो किस्सों की किताब के जो आज हमारे गेस्ट हैं, उनको मात्र अगर मैं लेखक कहूंगा तो वो उनकी प्रतिभा के साथ नाइंसाफी होगी। तो हाल फिलहाल में अगर आप देखें, उनका बॉडी ऑफ वर्क देखें, तो आप तद्भव मैगजीन के संपादक हैं, साथ ही साथ आप उपन्यासकार हैं, आपने संस्मरण लिखे हैं, आपने कई विधाओं में लिखा है। तो अगर मैं आपको मात्र लेखक कहूंगा तो संपादक होने की प्रतिभा जो है उनकी, उसके साथ नाइंसाफी होगी। तो अगर मैं एक शब्द ढूंढूं कि आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो पेशे से क्या हैं, तो मैं कहूँगा वो पेशे से कलाकार हैं। हमारे स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं अखिलेश जी। सो स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है अखिलेश जी। ये हमारा सौभाग्य आज हमारे साथ हैं, तो समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अखिलेश जी, आपका जो बॉडी ऑफ वर्क रहा है आज तक, उस पर बात करें, आपके लेखन पे बात करें, तद्भव पे बात करें, उससे पहले थोड़ा आपके बचपन की बात करते हैं, जानते हैं कि अखिलेश कैसे बने। तो अभी मैं हाल फिलहाल में आपका एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें आप बता रहे थे कि जब आप कक्षा 6 में थे तो आपके बड़े भाई साहब इंटर जो है उसका एग्जाम दे रहे थे और आपके कस्बे में विद्यालय नहीं था जहाँ पे इंटर के बाद की पढ़ाई हो सके। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ फिर पुस्तकालय भी नहीं रहा होगा। और मेरा अभी तक जो वार्तालाप रही है लेखकों से, अगर मैं अभी तक का अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो 100 में से 99 लेखकों का मानना है, और मानना क्या है, इनफैक्ट सत्य ही है कि हर लेखक की रुचि लेखन में पढ़ने के बाद ही आती है। तो क्योंकि आपके जीवन में देर से आया पुस्तकालय, पुस्तकों का जो एंट्री हुई आपकी लाइफ में वो काफी देर से हुई, तो उसके बारे में बताएं, कब कैसे हुई, पुस्तकों से ये प्रेम कब शुरू हुआ आपका? मैं जिस कस्बे की बात, वहाँ कक्षा 5 तक की मेरी पढ़ाई हुई थी। एक वो तहसील था, सुल्तानपुर जनपद यूपी का है जी, उसकी तहसील थी वो। तो वहाँ हम लोग रहते थे, लेकिन 5वीं तक की पढ़ाई मेरी, मैं 5th में था और मेरे बड़े भाई जो हैं इंटरमीडिएट में थे वो। तो मेरा संघर्ष उतना नहीं था, मेरे भाई के लिए फिक्र थी कि आगे के लिए कोई कॉलेज था नहीं, और पिताजी घर परिवार की ऐसी कंडीशन नहीं थी कि उनको बाहर भेज करके लखनऊ या इलाहाबाद भेज करके पढ़ाया जाए। इच्छा तो थी उनकी, लेकिन कंडीशन नहीं थी घर की। लेकिन एक संयोग बना कि मेरे पिताजी का उसी समय ट्रांसफर हो गया सुल्तानपुर। अच्छा। तो सुल्तानपुर में डिग्री कॉलेज था, गणपत साहब डिग्री कॉलेज, जिसमें बाद में मैं भी बीए मैंने वहां से किया ग्रेजुएशन। तो और मैं 6ठी में आया, वहाँ गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में एडमिशन हो गया। तो लेकिन सुल्तानपुर में पुस्तकालय तहसील में नहीं था, कोई बुक कल्चर नहीं थी। लेकिन सुल्तानपुर में एक पुस्तकालय है, मेहता पुस्तकालय, और वो बहुत समृद्ध पुस्तकालय है। और उसके इश्क में हम करीब आप समझिए कि इंटर फर्स्ट ईयर में थे, तभी उसके संगत में पड़ गए जो है वो। और वो अद्भुत रूप से एक समृद्ध, अब मुझे लगता है कि अगर वह पुस्तकालय न होता तो मैं तो लेखक ही नहीं बन सकता था। मुझे कुछ पता ही नहीं चलता कि था, वो शहर में कोई जानकारी भी नहीं आती थी
लेकिन एक जैसे होता है किसी ने एक सूत्र दे दिया कि भाई ये पढ़ो जी। तो अब ये अच्छा साहित्य है। अब उन्होंने तो ज्ञान दिया लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जी। तो मैं तो इंटरमीडिएट में था, कोई कमाई नहीं थी और परिवार में कोई वातावरण नहीं था, तो कैसे पढ़ते। तो उस पुस्तकालय ने बहुत पढ़ने का अवसर दिया। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि देर से एंट्री, मेरे ख्याल से सभी लोग इसी उम्र में वो बहुत सौभाग्यशाली होते हैं कि जिनके घर में पृष्ठभूमि होती है। यानी हिंदी के बहुत सारे लेखक हैं, मेरे ख्याल से ज्यादातर लेखक हैं जिनको पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी समृद्धि मिलती है कि वहाँ पुरानी पत्रिकाओं के अंक हैं। जैसे ज्ञानरंजन थे, उनके पिताजी खुद बहुत बड़े लेखक थे। काशीनाथ जी थे तो नामवर जी की बैकग्राउंड थी। तो ऐसे एक सौभाग्य रहता है। लेकिन मेरा सौभाग्य तो मेहता पुस्तकालय था। जी जी। अच्छा, अब जैसा कि बात की आपका शुरुआती जो संगत हुई किताबों से, तो अगर आप आज पीछे मुड़ के देखते हैं तो ऐसी कौन सी किताबें रही या लेखक रहे जिन्होंने आपको प्रभावित किया, जिनकी छवि आपको लगता है आज भी आपके लेखन में है? देखिए, समय समय पर वो प्रभाव बदलता चला जाता है जी। जब आपके साहित्य के बारे में आपको नई नई चीजें पता चलती हैं जी। और उनकी व्याख्याएं, सबसे बड़ी बात कि वही टेक्स्ट है कि आप एक उम्र में पढ़ते हो जब तक आपका बौद्धिक विकास नहीं हुआ जी। हो सकता है वो अच्छी न लगे, लेकिन बाद में आपको लगता है ये तो अद्भुत रत्न है जी जी। ऐसे कई बार होता है, उस समय आपको अच्छी लगती हैं, बाद में वो खराब लगने लगती हैं चीजें या कम अच्छी लगने लगती हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ। लेकिन मोटे तौर पर अब तक की यात्रा में कह सकता हूँ कि प्रेमचंद तो सभी के प्रिय होते हैं जी। लेकिन यशपाल जी का झूठा सच, बाकी उनकी कहानियां मुझे उतने पसंद नहीं है, लेकिन उनका उपन्यास झूठा सच का पहला भाग उसने बहुत प्रभावित किया। और अज्ञे का शेखर एक जीवनी नदी के द्वीप, उनकी कहानियां, उसने बहुत असर डाला। और होता ही है कि जैसे एक उम्र में थी जब शुरू किए तो निर्मल वर्मा का भी जादू सिर पर था। अब मैंने कहा ना, बाद में निर्मल वर्मा का जादू उतना नहीं रह गया जो है वो, लेकिन एक दौर में तो था ही। इसके अलावा मुझे कहानियां मैं पहले लिखता था, केवल कहानियां लिखता था। तो कहानियों में अमरकांत और रेणु मेरे बड़े प्रिय कहानीकार थे। रेणु जी तो उपन्यासकार के रूप में भी श्रेष्ठ हैं। मोहन राकेश की कहानियां, जैसे ये जो तीन लोगों का था, कमलेश्वर, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, मुझे सबसे इन सब में सबसे अच्छे लेखक मोहन राकेश लगते थे। फिर इसके बाद की पीढ़ी आती है, उसमें ज्ञानरंजन, रविंद्र कालिया, दूधनाथ जी मेरे टीचर ही थे। तो ये सब लोग पसंद थे और एक सिलसिला चलता रहता है वो कि जब आपका, लेकिन अब वो ठहर गया है। अब जो पढ़ता हूँ तो लगभग वो फिक्स हो जाता है कि अच्छा लगेगा या खराब लगेगा। ऐसा नहीं कि अब राय बदलती नहीं है किसी के बारे में जो है वो। तो कहने का अर्थ ये है कि जैसे जैसे आप इवॉल्व हुए वैसे वैसे इंटरप्रिटेशन बदला जी। और उस तरह से प्रेफरेंसेस बदली रीडिंग नहीं, समाज की भी व्याख्या जी जी। जैसे आपको मान लीजिए, हम लोग एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार से निकले थे, समाज भी एक पुरुष वर्चस्वशाली समाज हमारा था। तो स्त्रियों के प्रति नजरिया जो है वो या तो उसे एक देवी के रूप में अट्रैक्ट करता था जी। लेकिन उनका एक इक्वल लेवल पर जो उनका रिस्पेक्ट होना चाहिए वो हमारी चेतना में नहीं था। तो वो बाद के दौर में फिर नई नई व्याख्याएं, वही चीजें बहुत भावुक होती थी और बहुत आपको अट्रैक्ट करती थी। बाद में जब आप रैशनल होते हो, मॉडर्न होते हो, तो फिर लगा कि नहीं, ये तो इनजस्टिस है। या ऐसे समाज का जो भी पिछड़ा, जहाँ भी भेद है, जहाँ पर गैर बराबरी है, उन चीजों के प्रति पहले हमारा नजरिया उतना नहीं था जी। लेकिन बाद में बदलता है। जैसे आपको बताऊं, सबसे बाद में जो बड़ा परिवर्तन हुआ मेरे व्यक्तित्व में, मेरे चीजों को देखने में जी। एक किताब कैसे, अगर मैं कहूँ कि मुझसे कोई पूछे कि किस एक किताब ने आपका जिंदगी बदल दी जो है वो जी। तो हम लोग तो लेफ्टिस्ट थे, लेफ्ट के थे, लेकिन ऐसे ही मुझे लगता है जब ये हिंद स्वराज का चल रहा था, शताब्दी चल रही थी, उसी मैंने कहा पढ़ते हैं। तो वो किताब मैंने पढ़ा और जिसे कहते हैं कि मैं उसको पढ़ने के बाद एक भिन्न मनुष्य हो गया।
जी। तो हर चीज को देखने का नजरिया एकदम चेंज हो गया। तो एक बाहर भी चेंज हुआ मेरे जीवन जी। में, और एक जो आत्यंतिक परिवर्तन आप कहते हैं, तो वह भी मेरे भीतर बहुत बदल गया। तो चीजें, लेकिन उसके बाद मुझे इतना वो खुद अपने आप में इतना बड़ा बदलाव था कि फिर मेरे भीतर कोई ऐसा बड़ा चेंज उसके बाद चीजों को देखने का, समझने का नहीं पैदा हुआ। अच्छा, आपकी जो दौड़ रही है अखिलेश जी में सफर रहा है, सुल्तानपुर से इलाहाबाद, अब तो प्रयागराज हो गया खैर, और फिर लखनऊ, और आपने अभी बताया कि जैसे जैसे आप एज ए रीडर इवॉल्व हुए, तो जो प्रोग्रेसिव राइटर मूवमेंट था, उसके बाद जो लेफ्ट ऑफ सेंटर जो राइटिंग्स आई, क्या उनका भी प्रभाव रहा? देखिए, प्रोग्रेसिव मूवमेंट, हम लोग तो उसी मूवमेंट से निकले। छात्र जीवन में भी जिसे कहते हैं कि एक वामपंथी संगठनों से जुड़े रहे, फिर एक लेखक के रूप में भी जुड़े रहे। लेकिन मुझे लगता है कि एक लेखक को बदलना नहीं चाहिए जो है वो, और वो आपकी चीजों को फिक्स कर देती है जी। तो फिक्स करना एक हो सकता है पार्टी के लिए अनुशासन हो और काम की चीज हो, बिल्कुल, लेकिन लेखक के लिए तो आजादी होनी चाहिए, आवश्यक है। हाँ जी। तो वो चीजें मैंने कहा, वो सब भी बदलाव हुए कि पहले जैसे एक वायलेंस को आप लें, तो मार्क्सवाद का एक बुनियादी, वो तो मतलब सशस्त्र क्रांति की अवधारणा ही होती थी उसमें जी। हाँ, और उसी तरह का लिटरेचर, उसी तरह की चीजें भी अच्छी लगती थी। लेकिन मैंने कहा ना कि वो जिस एक किताब ने जिंदगी बदल दिया हो, गांधी जी की हिंद स्वराज, तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ। वो वायलेंस जो है, मुझे लगा कि इररिलेवेंट चीज है। एक आधुनिक समाज में मनुष्य जो है कैसे हिंसा के जरिए कोई चीज अचीव भी करेगा, तो क्या मतलब उसका है जो है वो। ऐसे लेखक से फिर साहित्य को देखने का एक द्विविभाजन, अमूमन चाहे कोई भी मार्क्सवाद में हम लोग थे, प्रोग्रेसिव मूवमेंट में थे, तो कई बार उनका नजरिया एक द्विविभाजन का होता था, अमीर गरीब, शोषक शोषित। लेकिन सच्चाई हमेशा मुझे लगता है बाद में जो मैंने महसूस किया कि इसमें सत्य ओझल हो जाता है। तो आपको थोड़ा ठहर करके जो है वो एक अपना विचारधारा जरूरी है, लेकिन विचारधारा इतना ही हो कि एक टार्च की तरह आपकी मदद करे। बिल्कुल, आपको सच्चाई ढूंढनी आपको है, वो एक रोशनी की तरह हो कि जिसने थोड़ी रोशनी पैदा कर दी, आपको सहूलियत हो गई। लेकिन वही ढूंढ दे तो वो ढूंढी हुई चीज जो है, प्रदत्त जो सत्य होगा, वो लेखक के काम का उतना नहीं होता है। अच्छा अखिलेश जी, अंग्रेजी अनुवाद, अंग्रेजी कामों के कुछ अनुवाद कोई ऐसे जो आपको पसंद आए? कामू हो गए, नीचे हो गए, डॉस्टोयस्की हो गए, बड़े राइटर रहे जिन्होंने बड़ी छवि डाली है, फिलोसफर्स रहे, दर्शन में इनका काफी नाम है। तो इनमें से कोई ऐसे ऑथर जो आपको पसंद आए हो या आपने पढ़े हो जो आपको वर्थ मेंशनिंग लगे? नहीं, सभी मतलब जो भी दिग्गज हैं, लेखक हैं, तो मुझे दास्तोवस्की काफी पसंद है जी। और खासतौर पर उनका ब्रदर्स कर्माजोव मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तॉल्स्टॉय तो है ही, चेखव है। पहले शुरुआती दौर जो हम लोगों का था, तो आज मध्य वर्ग थोड़ा अपग्रेडेड हो गया है, तो किताब चूंकि आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है, तो किताब लोग खरीद लेते हैं जो है वो। आपको बताएं कि हम लोग जब पढ़ते थे तो बहुत बाद तक तो रूसी किताबें तमाम क्लासिक्स उसके छप करके आते थे और बहुत सस्ती होती थी। यानी अन्ना करेनिना आपने जो है वो पता चला 3 रुपए में आपने खरीद लिया जो है वो। वॉर एंड पीस जो है वो 25 रुपए में खरीद लिया, तो जन्नत थी। तो वो सब हम लोग खरीदते थे, पढ़ते थे। और वो जिसमें, लेकिन उसमें अगर मैं ढूंढूं तो 3 लेखक मुझे बहुत प्रिय आज भी, दास्तोवस्की, तॉल्स्टॉय। हालांकि दास्तोवस्की का उन्होंने ब्रदर्स कर्माजोव तब नहीं ट्रांसलेट किया था, छापा था। उन्होंने तॉल्स्टॉय को तो छापा था, गोरकी थे और भी फेदिन थे, ये सब थे। लेकिन मूल रूप से तो गोगोल थे। लेकिन मुझे मतलब अगर कहूँ कि सबसे बड़े लेखक जो सबसे प्रिय, तो दास्तोवस्की और तॉल्स्टॉय। बाद के लेखकों में इधर जो लोग हैं उसमें मुझे अमिताभ घोष बहुत अच्छे लगते हैं जी। पामुक की राइटिंग का मैं बड़ा फैन हूँ। तो ऐसा नहीं, पढ़ते रहते हैं जी। और पसंद भी आते हैं सब लोग। अच्छा, ये दोस्तोवस्की की बात की हमने,
तो उनकी एक टेंडेंसी थी कि पीड़ा और दर्द को धर्म के साथ जोड़ते थे, रोमांटिसाइज कर देते थे पेन को। तो क्या आप, ये मेरा अपना पर्सनल डाउनलोड है, आपका क्या मानना है इस विषय में? मेरा मानना है कि वो पीड़ा को अंतिम जो उसका निचोड़ होता है जी। अंतिम बिंदु तक डिपिक्ट तो करते थे पीड़ा को। वो बेचैनी, वो तकलीफ उनके सभी उपन्यासों में आप देखें उसको वो करते थे जो है वो। लेकिन कहीं तो रिलीफ चाहिए ही होता है जी। तो हो सकता है वो अंत में वो एक क्रिश्चियनिटी में, धर्म में वो अपना रिलीफ ढूंढते हों। भाई नहीं तो जिंदा नहीं रह सकता इंसान जो है वो। सही बात। लेकिन ऐसा नहीं कि वो साइड लाइन कर देते थे जो तकलीफ को, या हमारे भीतर जो खलिश है, बेचैनी है, तबाही है जो हमारे भीतर, उस तबाही को वो कोई इग्नोर नहीं करते थे। उसका जो चरम बिंदु हो सकता है वहां तक वो पहुंचाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कंटेम्प्रेरी राइटर्स में कोई आपको हिंदी में उभरते ऐसे लेखक जो जिनका काम आपको पसंद आ रहा हो आजकल, जो आपको वर्थ मेंशनिंग है, नोटेबल है आपके नजरिए में? मेरे बाद के लोगों में बहुत सारे कथाकार हैं। पंकज मित्र हैं, बहुत ही अच्छे कहानीकार हैं जी। और नीलाक्षी सिंह एक अद्भुत ढंग से भाषा के स्तर पर, शिल्प के स्तर पर, हर स्तर पर बहुत ही अच्छा काम उन्होंने किया है। इसके अलावा मनोज कुमार पांडे हैं, कुणाल सिंह हैं, चंदन पांडे हैं, और कुछ दो लेखक ऐसे हैं जो मेरे उम्र के हैं जी। लेकिन वो लगभग उनकी सक्रियता लेखन में बाद में हुई, लेकिन बेहतरीन किस्सागो हैं, जिसमें एक राजू शर्मा का नाम मैं लेना चाहूंगा जी। और मोहम्मद आरिफ हैं। ये तमाम सारे लोग हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। एक प्रवीण कुमार हैं, उनकी भी कुछ कहानियां बहुत अच्छी हैं। बिल्कुल। अच्छा अखिलेश जी, कुछ एक ऐसे लेखक हैं जिनके लेखन में गालियां हैं, अपशब्द हैं, इस पे आपकी क्या व्यक्तिगत राय है? नहीं, ये कंटेम्परेरी लेखन में तो कम हो गया है, क्योंकि मध्य वर्ग थोड़ा सोफिस्टिकेटेड हो गया जी। तो अब तो गालियां कम हैं। मतलब जो समकालीन का मतलब आज आप देखें, राही मासूम रजा का उपन्यास आधा गांव का पाया था, भयंकर गालियां उसमें हैं। काशीनाथ सिंह की राइटिंग में आप देखेंगे उसमें भी मिलेगा। बहुत सारे लेखक ऐसे हैं जो इनकी आप पुरानी रचनाओं को देखें तो गालियां हैं। लेकिन आज एक तरफ तो मध्य वर्ग थोड़ा एलिटिज्म की तरफ बढ़ा, दूसरी तरफ मैंने कहा कि जब गाली बकते हैं, ये गाली लिखते हैं, क्योंकि कोई बोलेगा ना कि ठीक आप कहेंगे किरदार बोल रहा है, लेकिन जो मैंने कहा स्त्री को एक नए रूप में जो डिस्कवर किया आज की चेतना ने, समकालीन, क्योंकि गाली बकते हैं तो हर गाली में स्त्री का ही अपमान होता है। तो अब सजग हो गया है लेखक, या तो स्त्री का होगा या तो दलित ओबीसी का होगा, पिछड़ी जाति का होगा। हाँ, तो चूंकि उसकी चेतना में इनके लिए रिस्पेक्ट बढ़ा है जो है वो, तो अब गालियां कम हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी अखिलेश जी की, बचपन में आपने किन को पढ़ा, किन लेखकों और किन किताबों को पढ़ते हुए बड़े हुए, तो थोड़ा मैं डिटोर लूंगा यहाँ पे, क्योंकि मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूँ। ये बताएं कि कभी कॉमिक्सें पढ़ी आपने बड़े होते हुए? चाचा चौधरी, राजा नीपाल। कॉमिक्स देखिए मैं तो बहुत पढ़ता था। काम में जाहिर है कि कक्षा 5 तक तो कुछ भी नहीं पढ़ा जी जी। लेकिन उसके बाद जी 8वीं 7वीं 8वीं में ही रहा हूँ, नंदन पढ़ने लगा, चंपक पढ़ने लगा, तो उसमें तेनालीराम की कथा आती थी जी। और चाचा चौधरी आते थे। धर्मयुग भी पढ़ने लगा जल्दी ही, मतलब हाई स्कूल में था, धर्मयुग वगैरह देखने लगा, तो उसमें टब्बू जी का कार्टून आता था। तो कॉमिक्स जितना अवेलेबल, ऐसा नहीं कि उसके लिए कोई बड़ी, क्योंकि चैनल तो थे नहीं, कार्टून नेटवर्क लगा करके देखना शुरू कर दें जो है वो, लेकिन जितना उपलब्ध था हमारे आसपास के परिवेश में, तो ऐसा नहीं कि कार्टून को छोड़ दें, पढ़ते थे उसको भी। छोटे पर रामलीला देखने जाते ही हो? रामलीला बहुत देखता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि शायद जो भी एक सांस्कृतिक चेतना, एक बच्चे, एक कस्बा जो छोटी तहसील कादीपुर, तो उसमें मेरे घर के बगल में ही रामलीला वाली बाग थी जो है। यानी मैं अपने घर से निकलूं तो 200 कदम की दूरी पर रामलीला वाली बाग थी जी। और उस बाग में दशहरे का मेला लगता था, कभी कभी शादी ब्याह, कभी राजनीतिक रैलियां भी, वो बाग का मेरे जीवन में जी
अद्भुत महत्व है। हालांकि वो बात पूरी कट गई अब और बर्बाद हो चुकी है। मैं तो देख करके लगा, जब मैंने देखा उसको अपने उस विरूप में, तो लगा कि गश खा कर गिर जाऊंगा जो है। मतलब इतना प्रेम था। वहीं पर जगजीवन राम की सभा, मैंने एक मीटिंग हुई थी राजनीतिक, वहीं पर मैंने चरण सिंह को देखा था। उसी बाग में मीटिंग होती थी और वहीं पर दशहरे का मेला लगता था, वहीं पर रामलीला होती थी, नौटंकी भी होती थी। शादी ब्याह में सिनेमा पहले दिखाया जाता था, तो वो सब भी देखने के लिए भगता था। तो इतना इवेंट्स होते थे उस बाग में, और सबका मैं मतलब जैसे कहता है सनसनी की तरह मैं उसमें शामिल होता था। जैसे ही वो हारमोनियम की आवाज आती ढोल की, रामलीला ग्राउंड से, बाग से, तो तुरंत बोरा लेकर के हम लोग भगते थे। तो वहां पर बोरा बिछा करके बैठ जाते थे कि आगे जगह मिल जाए, जल्दी छेक ली जाए। तो रामलीला का बहुत अद्भुत था। बिल्कुल। अच्छा, फिल्मों का शौक रखते हैं अखिलेश जी? फिल्मों का पहले ज्यादा, देखिए फिल्मों का भी हम तो जब 7वीं क्लास में आ गए तो पहली बार फिल्म देखी। उसके पहले भी देखी थी। तब क्या होता था कि कुछ स्वास्थ्य विभाग अपनी चीजों का प्रचार करे, तो जगह जगह वो कई बार उसी बाग में वो पिक्चर भी दिखाते थे। तो पता नहीं क्या चक्कर था, उपकार फिल्म जो है हर जगह दिखाई जाती थी वो जो है। तो वो देखा, बचपन में बता रहा हूँ। उपकार फिल्म देखी थी। एक शादी पड़ी थी उसी बाग में, तो वो कोई बड़े लोग थे, तो शादी में या तो नाच गाना होता था या तो नौटंकी होती थी। लेकिन वो ले आए थे गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाइबो, ये फिल्म लेके आए थे। तो कक्षा 5 तक का मेरा फिल्म दर्शन जो है इन्हीं 2-3 फिल्मों तक था। फिर 7वीं में शुरू किया। 90 पैसे का टिकट मिलता था, मेरे बड़े भाई मुझे ले गए थे, एक ही सिनेमा हॉल था। तो वहां पर देखा आंसू बन गए फूल मिर्च। ये मेरे पिताजी ने एक आध बार फिल्म दिखाई थी, इलाहाबाद ले गए थे, लेकिन सब 7th के बात की फिल्म है। बाद में जब पढ़ने लगा तो एक चेतना विकसित हुई कि भाई हमको अच्छा सिनेमा देखना चाहिए। तो अच्छा सिनेमा मतलब जो भी क्लास फिल्म थी, बेनेगल की फिल्में थी, मृणाल सेन की भी जो अच्छी, उसके बाद गौतम घोष वगैरह की, ये सब देखते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे जब उम्र बढ़ गई, अब इतना व्यस्तता रहती है, अब वैसी फिल्में भी बननी लगभग काफी कम हो गई हैं। जैसे मैंने एक बार कहा तो कुछ असहमत हुए, कुछ लोग असहमत हुए थे। मैंने तदबुक एडिटोरियल में भी लिखा था कि अब जो फिल्में बन रही हैं, चूंकि मैंने कहा ना मध्य वर्ग अब बढ़ गया, तो अब आप उसको वैसा कि मतलब अमिताभ बच्चन जितेंद्र टाइप फिल्म से जो है अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। तो उसकी मानसिकता, दिमाग तो वही बना हुआ है फिल्म, लेकिन वो उसका फॉर्म चाहता है कि उसको ये भी फील हो कि वो थोड़ा इंटेलेक्चुअल भी है वो। तो ऐसा सिनेमा बन रहा है कि तो वो एक उसका फॉर्म तो आर्टिस्टिक है, रियलिस्टिक भी उसका फॉर्म है, लेकिन कंटेंट उसका कमर्शियल है जो है। जैसे पार फिल्म होती थी या सत्य या अर्ध सत्य, आप उस दौर के सिनेमा को देखें तो उसमें एक किसी ट्रेजेडी को जो है उसमें कोई रिलीफ की जरूरत, चूंकि जीवन में रिलीफ नहीं रहती है बहुत बार ट्रेजेडी से जो है वो, तो उसको खींचता था वो जो है वो। लेकिन अब क्या है, एक सुखांत में बहुत सारी फिल्में आपको एक सक्सेस, ये जो मध्य वर्ग का सबसे बड़ा नारा हुआ है हमारे युग का इस समय कि हर आदमी को सक्सेस चाहिए। तो एक सक्सेस की स्टोरी आपको, मान लीजिए कोई स्त्री है तो मान लीजिए इंग्लिश सीखना चाहती है या कोई भी चाहती है, तो उसकी स्टोरी आप लिखते हो। लेकिन जीवन में तो ऐसा नहीं होता है कि सक्सेस मिले, उपहास का पात्र भी हो जाते हैं लोग जो है वो। तो एक ऐसा सिनेमा जिसमें असफलता की कहानी अब नहीं कही जाती है, तो अट्रैक्ट करता है लोगों को। तो अब लेकिन अब बेनेगल की तरह या और लोग जो बनाते थे सिनेमा हमारे यहाँ इसी हिंदी में, तो वैसा रिस्क लेने वाला सिनेमा। जो पहले का सिनेमा था वो मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग की कहानी बताता था, अब हीरो लार्जर देन लाइफ हो गया है। नहीं, मैं कह रहा हूँ लार्जर, अब 2-4 फिल्मों को छोड़ दीजिए, जो पठान और जवान और क्या गदर ये सब छोड़ दिए, उसमें तो लार्जर देन लाइफ है। लेकिन अब जो तमाम फिल्में ऐसी बन रही हैं जिसको लोग पसंद भी करते हैं, देखते भी हैं, तो वो मैंने कहा ना उसका स्ट्रक्चर रियलिस्टिक है।
लेकिन सब कोई सक्सेस की ही कहानी कहना चाहता है। अंत उसका एक सुखद, यानी जैसे आप हैप्पी एंडिंग, हाँ, बाद में आपके भीतर कोई खलबली नहीं छोड़ता है। वहीं देखा, वहीं खुश हुए, उतनी देर फील रहा, आप उसके बाद मुक्त हो जाते हो। बिल्कुल। लेकिन अर्ध सत्य तो आज भी आप उसके बारे में सोचें तो सिर भारी हो जाएगा, माथा गर्म हो जाएगा आपका जो है। अच्छा, लेखन की बात करते हैं आपके अखिलेश जी। आप कहते हैं कि जैसे आपने क्लेम किया है कि आप कच्छव गति, आपकी शैली जो है कच्छव गति में लिखने की है। अब मैं जरा आपके बॉडी ऑफ वर्क पे नजर डालता हूँ। मैं सब तो नहीं कर पाऊंगा, समय सीमित है हमारे पास, बट आदमी टूटता नहीं, ये आपकी प्रकाशित कृतियां हैं। मुक्ति, शापग्रस्त, अंधेरा, ये कहानी संग्रह था। उसके बाद वह जो यथार्थ था, श्री लाल शुक्ल की दुनिया, ये आलोचना थी। अक्स, इसके अलावा आपकी टेलीविजन के लिए पटकथा और संवाद भी लिखे हैं आपने, कई एक आपको पुरस्कार और सम्मान मिले हैं। तो मैं इसे कच्छव गति तो नहीं कहूंगा, आप क्या कहना चाहेंगे अपनी सफाई में? क्योंकि कच्छव गति से मेरा आशय ये है कि एक जैसे ये कच्छप गति ही है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको सम्मान तो कोई हमारा अपना क्रिएटिविटी है नहीं, वो तो आप लिखते हो तो मिल गया कभी। तो मैं लेखन के हिसाब से कच्छप गति, मैं आपको प्राप्ति के हिसाब से नहीं कह रहा था कच्छप गति। नहीं, मैं भी वही कह रहा हूँ कि जितना आप नहीं, मैं 18 साल की उम्र में था तब मेरी कहानी सारिका में छप गई थी। हाँ, मैं जब लिखने लगा था मैं, यानी 46-47 साल में, तो पता नहीं कितना लिखते हैं। प्रेमचंद तो बेचारे डेथ हो गई उनकी, यानी अगर उनकी पहली कहानी आप मानिए जब भी, तो 40-45 साल की उम्र में मतलब यात्रा उनके लेखन की रही, फिर उनका निधन हो गया। तो लेकिन कितना लिख गए भारतेंदु हरिश्चंद्र, कितना लिख गए। तो मैं ये कह रहा हूँ मैंने तो कुछ नहीं लिखा भाई, कहानियां, अच्छा कहानियां वो भी संग्रह। मेरा कहना ये था कि वो कोई ऐसा नहीं जानबूझकर ऐसा करना। बाद में शुरुआती दौर में ज्यादा लिखता था, लेकिन कुछ दिन के बाद जो है वो लिखने में आपको, जिसे कहते हैं आप लिखते हो फिर काटते हो, तो मुझे जो है मतलब लिखने में टाइम लगता है। इतना मुझे बार बार एक लिखना, फिर उसे निरस्त करना, और फिर उसे लिखना, फिर निरस्त करना। तो अब तो कंप्यूटर पे लिखने लगा हूँ, लेकिन हाथ से लिखता था। जैसे मेरा उपन्यास निर्वासन इसमें है जी, अब अच्छा खासा 350 पेज का उपन्यास है, लेकिन आपको हाथ से लिखा उसे मैंने। अब आप कल्पना करिए कि तीन ड्राफ्ट मतलब कम से कम किए होंगे मैंने। 10 साल लगा, 8-9 साल तो लगा ही मुझे। तो ये मैं कह रहा था कच्छप गति ये कि एक ही रचना को, एक रचना पूरी करने में बड़ा टाइम लगता है। सही बात। अच्छा, अक्स के बारे में बात करते हैं अखिलेश जी। तो ये जो संस्मरण है, इसमें आपने जो आपके जीवन काल में देश का धर्म के नजरिए से और राजनीति के नजरिए से भी क्या माहौल रहा, उसे आपने दिखाया है, बखूबी दिखाया है। अब आपने इमरजेंसी की बात करी है, आपने और भी बहुत जरूरी राजनीतिक घटनाएं मेंशन की हैं आपने उसमें। मेरा सवाल आपसे ये है कि ऐसे समय में जब सिर्फ कला नहीं, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो लेखन हो, चाहे वो किसी भी तरह का क्रिएटिव एक्सप्रेशन हो, हर जगह राजनीतिक एजेंडास भारी है। एग्जाम्पल आप इमरजेंसी का दौर ही ले लीजिए, सेंसरशिप कितनी ज्यादा थी। तो ऐसे दौर में कितना मुश्किल रहा होगा किसी लेखक के लिए इन विषयों पे लिखना, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मतलब आसान तो नहीं होगा, रिटेलिएशन का पूरी संभावनाएं थी। तो एक बहुत संक्षिप्त कालखंड के लिए इमरजेंसी थी हमारे यहाँ जो है वो। और तब मैं तो क्या था, मैं आप समझिए 17 साल का था। तो मैं हाई स्कूल में पढ़ता था तब जो है वो, तो बहुत ज्यादा उसका डिटेल मतलब पढ़ करके ज्यादा जाना। उस दौर में थोड़े अनुभव थे जो मोटा मोटी होते थे कि भाई बच्चों के जो पेरेंट्स को केस लाने पड़ते थे। और संजय गांधी, हमारे बहुत सारे दोस्त ज्वाइन कर लिए, फिर इंटर तक जो है वो संजय गांधी की पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर लिए। लेकिन वो बड़ा संक्षिप्त कालखंड रहा। ये अलग बात है कि जो संस्कृति विकसित हुई वो पॉलिटिक्स में फिर लंबे समय तक चलती रही, वो आज भी चल रही है। लेकिन ऐसे जो सत्ता का दमन होता है या अभिव्यक्ति की पराधीनता होती है, बंधन होता है, वो बहुत संक्षिप्त समय के लिए था।
और वो डायरेक्ट था, आपको पता भी था इमरजेंसी लगी है जी तो भाई ये चीज नहीं होना है। लेकिन अब जो वक्त है जी इसमें कोई ऐसा डायरेक्ट कहा नहीं जाता है, लेकिन आपको अब लगातार एक दुःस्वप्न में, ज्यादा घेरेबंदी में एक खुद आपके भीतर एक खौफ पैदा हो जाता है जो है वो जी तो भाई तब आपको होता था या तो जेल डाल दिया जाता था। लेकिन अब क्या क्या हो सकता है इसकी कई संभावनाएं हैं। हाँ, कई आशंकाएं इसकी हैं। तो ये ज्यादा मुझे लगता है कि ज्यादा दीर्घ भी है ये दौर और जिसके और ज्यादा मुश्किल भरा दौर है अभिव्यक्ति के लिए। अच्छा, आपके लेखों में जो राजनीतिक कमेंट्री वर्ड यूज करता हूँ फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, कमेंट्री ये जो आपकी किताबों में है रहती है, अक्सर रहती है, अक्स में खास तौर पे मुझे बहुत मिली। तो ये आपकी स्मृतियां हैं, ये मैं कहूँ कि भाई आपने ऐसे ही उस समय को याद किया इसलिए ऐसा लिखा, या आपका ये जरूरी कंपोनेंट था कि आपको लगा नहीं मुझे इसे इंक्लूड करना चाहिए अपनी किताब में, अपनी स्मृतियों में? नहीं, ऐसा कोई हमारा पूर्ण नियोजित जिसे कहेंगे ऐसा कोई इरादा नहीं था, क्योंकि उसमें कुछ किरदार ऐसे हैं कि जिन पर आप चर्चा करेंगे तो मैंने उन्हीं की डिटेलिंग दी है उसमें, उन्हीं के डिटेल्स दिए हैं। कोई हमें इमरजेंसी का भाष्य नहीं करना था। अब जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ संयोग की बात है कि मैं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान में काम करता था उन दिनों जो है जी। मेरे दोस्त हैं वीरेंद्र यादव जी, वो बगल में LIC का दफ्तर था वहाँ काम करते थे। कामता नाथ जी थे मेरे दफ्तर के सामने ही, तब रिजर्व बैंक अब तो दूर चला गया, उसी हजरतगंज में था। तो हम सब लोग दोस्त लोग मिलते थे और और फिर शाम को घर आते थे अपने। तो उस दौर में मैंने देखा कि भाई जो राम जन्मभूमि आंदोलन था कैसे जुलूस निकल रहे हैं, और हम लोग अगर दो दोस्त थे, शाम को काफी हाउस जाना है, अब जा रहे हैं तो रास्ते में ही पता चला इतना बड़ा जुलूस दिखाई दे रहा है। तो वो एक अनुभूति के रूप में है उस दौर को। ये हो सकता है कि मैं एक लेखक के रूप में जो मेरा सोच विचार है कि जब मैं किसी इंडिविजुअल पर लिखता हूँ तो मैं वो टाइम भी डिपिक्ट करने लगता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि वो हमारी बनावट में शामिल, वो इनबिल्ट है मेरे भीतर कि हम अगर मान लीजिए आपसे बात करेंगे तो आपका परिवेश, आपके पृष्ठभूमि, और मेरे ख्याल से हर लेखक को ये करना चाहिए। कोई अवतरित तो होता नहीं कोई किरदार जो है वो, तो उस रूप में आया है, वो एक अनुभव ही है। जैसे मान लीजिए अम्मान बहादुर सिंह हमारे एक पोएट थे, उनका मर्डर हो गया, उनके ऊपर मैंने एक संस्मरण लिखा। तो उस संस्मरण में जो है वो कॉमरेड थे, वो CPM से जुड़े हुए थे, लेकिन दूसरी तरफ DP त्रिपाठी पर भी मैंने एक संस्मरण लिखा। ये जो जिनकी पॉलिटिक्स से मतलब कांग्रेस में काफी रहे, वो फिर शरद पवार के साथ हो गए। तो ये एक बनावट हो सकती है मेरी कि ऐसे जो हमारे जो जिनके ऊपर मैंने लिखा। लेकिन जब आप किसी व्यक्ति पर, ये बुनियादी मेरी प्रतिज्ञा है कि जब आप किसी इंसान पर लिखो तो उसका परिवेश, उसका जीवन अपने समाज से विच्छिन्न नहीं होता, स्वतंत्र नहीं होता है। तो अगर आप उसमें प्रवेश कर रहे हो तो आप उस वक्त में भी प्रवेश करोगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जो सत्ता के स्टेक होल्डर्स हैं, या सत्ताधारी कहूँ या राजनेता कहूँ, जो भी शब्द सही दुरुस्त बैठे यहाँ पे, इनके बारे में आप जब विचार व्यक्त करे आपने जिस भी वजह से किए, क्या कभी डर नहीं रहा कि कभी रिटेलिएशन का सामना करना पड़ा, या कभी इस चीज का डर रहा हो कि यार इस चीज पे तो प्रतिक्रिया आ सकती है? नहीं, आ सकती है तो आ जाए, क्योंकि फिर तो लेखन छोड़ देना चाहिए। क्योंकि मैं तो अपने उपन्यासों में भी, कहानियों में भी, तो अगर कोई जीवन में हम लोग बहुत कुछ पासा, ऐसी तो था नहीं कि एक जिसे कहते हैं पढ़ाई लिखाई अच्छी थी, तो जीवन में बहुत कुछ पा सकते हैं। आप एक रास्ता चुनते हो जो थोड़ा अस्थिरता का रास्ता है, संघर्ष का रास्ता है, तो फिर तो बहुत सारी चीजों को आपने छोड़ा, खौफ को छोड़ा, लालच को छोड़ा आपने, तो उसी का पार्ट है। अगर कुछ होगा तो होगा, लेकिन फिर ये खलिश तो नहीं रहेगी कि भाई ये मुझे कहना ऐसे चाहिए था और मैंने नहीं कहा उसे। तो कहना तो मुझे जरूरी लगता है जो आप करो। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है नैतिक जिम्मेदारी भी है लेखक की। एक लेखक को अगर सोच विचार करके लिखेगा इस तरह से, इसके बारे में हिचकेगा कि इसको लिखे कि न लिखे,
तो जैसे कई बार होता है व्यक्तिगत रूप से भी कि मैं ऐसी पंक्ति लिखूंगा, मैं ये सच्चाई अगर लिखूंगा तो हो सकता है किसी को कष्ट हो जाए। मेरे संस्मरणों में भी कुछ ऐसी बात लिखी है, किसी को तकलीफ हो सकती है। तो लेकिन आप लिखते हो इसी की वजह से ना कि भाई आप नहीं लिखना चाहते हो, लेकिन आप लिखते हो कि चूंकि इसके बगैर इनकम्प्लीट है। तो ऐसे अगर समाज की राजनीति, कोई राजनेता है या कोई पॉलिटिक्स का कल्चर है, अगर उस कल्चर को आपको लगता है ये जरूरी है तभी हम अपने समाज को या जो कहना चाहते हैं उसके साथ जस्टिस करेंगे, तो करना चाहिए जो है। किसी को नागवार लगता है तो लगे। अच्छा अखिलेश जी, आजकल के दौर में, इस समय के दौर में व्यंग का चेहरा बदल गया है। आप बात करें परसाई थे, श्रीलाल शुक्ल थे, तो ये व्यंग करते थे, व्यंग लिखते थे और उसको एक हेल्दी तरीके से लिया जाता है। आज मैं कहूँ अगर कोई व्यंगकार जो व्यंग लिख रहा हो, बहुत ज्यादा नाम मेरे जहन में नहीं आते हैं, बट मुझे लगता है वो जगह आज स्टैंड अप ने ले ली है, स्टैंड अप कॉमेडी ने। और आज के दौर में तो अब फॉर एग्जाम्पल ये एक कॉमेडियन है जो अब इस समय मेरे ख्याल से तमिलनाडु में रह रहे हैं, कुणाल कामरा, उनको लेकर काफी हैतौबा मची। तो आपका क्या मानना है कि ये तिल का ताड़ बनाया गया या वाकई आक्रोश बनता था, सही था? देखिए, दो बातें जो आपके सवाल में दो हिस्से हैं। एक तो ये कि परसाई और श्रीलाल शुक्ल नहीं है आज के समय में, वैसा व्यंग नहीं लिखा जा सकता है। तो इन दोनों बड़े महान व्यंग्यकारों ने की जो स्थापनाएं थी दोनों की, जैसे श्रीलाल, वो व्यंग जो है एक शैली है, वो कोई विधा नहीं है, वो कोई स्वतंत्र विधा नहीं है, एक शैली है। तो अब क्या है कि अब हमारे बहुत सारे लेखक ऐसे हैं जी, ऐसा नहीं कि सटायर नहीं, लेकिन वो आभ्यंतरीकृत, जैसे अब सिनेमा में आप देखें, कमर्शियल सिनेमा में पहले हर सिनेमा में फिल्म में कॉमेडियन का एक स्वतंत्र किरदार होता था, हाँ, लेकिन बाद में खुद उसके किरदारों ने ही कॉमेडी अपने भीतर सोख लिया जो है। तो ऐसे अब बहुत सारे हमारे कथाकार हैं, किस्सा गो हैं, जिनकी रचनाओं में आपको सटायर मिलेगी। ये शैली थोड़ी इवॉल्व हो गई है, इवॉल्व हो गई, वो उसी में विन्यस्त हो गई है। खुद श्रीलाल शुक्ल ने राग दरबारी उपन्यास लिखा, तो कोई ये थोड़े कहता व्यंग लिखा, एक उपन्यास लिखा जिसमें अपने वक्त के ये जो भी परिवेश उन्होंने उठाया है, या हिंदुस्तान का जो एक लोकतंत्र था जिसका एक, और जो ग्राम में जीवन को लेकर जो एक नॉस्टैल्जिया था, उन दोनों को उन्होंने डिकंस्ट्रक्ट कर दिया, डिकोड कर दिया जो है वो। तो ये उनका था। तो अब ऐसा नहीं है कि व्यंग तो लिखे, हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन वो कथा में ही करते हैं। और जो आपका ये कुणाल कामरा का जो आपने बताया, तो मुझे लगता है कि ये सत्ता की एक असहिष्णुता है कि भाई इंदिरा गांधी पर इतने कार्टून बनाए जाते थे, नेहरू जी पर बनाया कार्टून, तो उस वो मान के चलते थे ये अधिकार है एक कलाकार का, एक सटायरिस्ट का, ये अधिकार है। ये बताता है कि हमारे राजनीतिज्ञ और हमारी जो पॉलिटिकल सोसाइटी है वो कितना अभिव्यक्ति के विरुद्ध हो चुकी है और कितना असहिष्णु हो चुकी है। वो चाहती है कि जो एक ऐसे पूजा भाव से हर कोई आपको पूजा, हो सकता है पूजा लायक हो आप, या हो सकता है ना हो, लेकिन ये कि हर कोई एक ही भाव से आपको देखेगा। और जिस समाज में अगर ये हो जाए कि नहीं एक ही भाव से देख, यही तानाशाही होती है कि जो आप क्रिएट कर रहे हो, जो आप चाहते हो, जो आप क्रिएट कर रहे हो अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी प्रतिमा को, वो उस प्रतिमा को लोग उसी रूप में देखे। जिस दुनिया में ईश्वर पर भी व्यंग है, ईश्वर पर भी सटायर है, नास्तिकता है, तभी तो दुनिया का विकास हुआ। आज हम यहाँ पहुंचे हैं। वहां आप कहें कि भाई नहीं, नास्तिकता कोई चीज नहीं है, इसको जेल भेज देना चाहिए, कोई आदमी आलोचना करता। हमारे कितनी वेद से ज्यादा तो पूजनीय कोई माना नहीं जाता था, लेकिन चारवाक ने पूरा वेदों का, पंडितों का, सबका क्रिटिसिज्म प्रस्तुत किया। आप कल्पना करिए आज अगर आप जो है कोई, जिस तरह चारवाक इतने हजार साल पहले जो है वो उन्होंने वेद की और स्वर्ग नरक की अवधारणा की और तमाम धार्मिक मान्यताओं की और हमारे कस्टम्स की जितनी भयंकर आलोचना की है,
आज अगर जो भी करेगा जेल जाएगा, जो भी करेगा। तो जब समाज में अभिव्यक्ति का प्रतिफल दमन हो जाए, सजा हो जाए जो है वो, तो मुझे लगता है इसके पक्ष में कैसे खड़े हो सकते हैं हम लोग। अच्छा अखिलेश जी, लेखन पे वापस आते हैं। आपको क्या लगता है पहले के मुकाबले आज के दौर में पाठक वर्ग और हिंदी साहित्य में बदलाव आया है? कुछ चेंजेस आपको लगते हैं कि भाई पहले का लेखन ऐसा था और पाठक ऐसा था, आज लेखन ऐसे बदला है और उसी के हिसाब से पाठक बदला है, या वाइस वर्सा, पाठक की प्रेफरेंसेस बदली है, उस हिसाब से साहित्य बदला आज भी पाठक हैं, पढ़ते हैं और साहित्य भी पढ़ते हैं। लेकिन पहले भी पाठक दो तरह का होता था। एक जो यशपाल अग्गे, जैनेन्द्र जी से लेकर के और मोहन राकेश, राजेंद्र यादव तक, फिर ज्ञान रंजन, अरविंद कालिया, ममता कालिया, इन लोगों तक पढ़ता था जो है। एक तरफ ये पाठक वर्ग था, ये पोएट्री पढ़ता था, वो भवानी प्रसाद मिश्र पढ़ रहा है, शमशेर बहादुर सिंह, नागार्जुन मुक्तिबोध पढ़ रहा है, एक ये था। दूसरी दुनिया साहित्य प्रेमियों की थी, जो भी पढ़ते ही थे, जो गुलशन नंदा पढ़ता था, रानू पढ़ता था, इब्ने शफी भी और कन्नड़ रंजीत वगैरह, क्या क्या मतलब जो था। पोएट्री में वो मुशायरे और कवि सम्मेलनों की चीजें पढ़ता था। तो लेकिन वो स्पष्ट था। इनके पब्लिशर अलग होते थे, उनके पब्लिशर अलग होते थे। यहाँ राजकमल और पेपर बैग्स होता था, राजपाल, वाणी प्रकाशन, और वहाँ स्टार पॉकेट बुक्स, कुसुम प्रकाशन वगैरह वगैरह। नई दुनिया में से शायद नई दुनिया नाम था वो, जहाँ इब्ने शफी भी, ये निकाहत प्रकाशन, हाँ निकाहत प्रकाशन से छपता था। तो सब स्पष्ट था, आपको जहाँ जाना है, जिस तरफ जाना है, उस तरफ आप जाएं और पढ़ें। लेकिन जैसे कुछ देर पहले मैंने सिनेमा के बारे में बात किया कि भाई दो तरह का सिनेमा था। एक तरफ मनमोहन देसाई, प्रकाश मेहरा का सिनेमा था, तो दूसरी तरफ गौतम घोष, श्याम बेनेगल वगैरह वगैरह, इन लोगों का सिनेमा था। आज जो जैसे सिनेमा में हो गया कि भेद खत्म हो गया, कि अब आदमी पढ़ रहा है, मान लीजिए गुलशन नंदा टाइप की ही चीज, या एक पॉपुलर, फिर उसको ये फील हो रहा है कि हम तो साहब लिटरेचर पढ़ रहे हैं, जो है बड़ा गंभीर साहित्य पढ़ रहे हैं, और हमारी प्रकाशक भी वही चीजें प्रमोट कर रहे हैं, वो भी ऐसी किताबों में जुट गए। तो ये फर्क आ गया है कि अब जो मध्य वर्ग जो चाहता तो है कि वो ऐसा ही सस्ता, उसका दिमाग नहीं विकसित हुआ है, लेकिन उसका क्लास विकसित हो गया है। तो चाहता है कि साहब हम तो पढ़ें गुलशन नंदा या रानू टाइप की चीज, लेकिन हमको लोग माने कि हम मतलब प्रेमचंद पढ़ रहे हैं, हम अज्ञे पढ़ रहे हैं। तो ये फर्क आ गया है। अच्छा अखिलेश जी, संपादन की बात करते हैं। संपादन की शुरुआत कब और कैसे करी? तो मैं MA पास करके निकला था। तो हम लोग के दोस्त थे और खुद हिंदी के बड़े लेखक और प्रशासनिक अधिकारी विभूति नारायण राय जी। अच्छा। तो हम अलग उनसे सीनियर थे, लेकिन इलाहाबाद में वो पहले SP सिटी थे वो शायद। अच्छा। फिर उसके बाद क्या हुआ, उनका सुल्तानपुर पोस्टिंग हो गई। तो सुल्तानपुर मेरा घर, मैं तो सुल्तानपुर का ही रहने वाला। तो मैं सुल्तानपुर पढ़ लिख मतलब वहाँ पढ़ाई पूरी हो गई, तो मैं आया था अपने घर। तो एक दिन मुलाकात हुई, उन्होंने कहा आप क्या सोचे हो? हमने कहा कोई नौकरी वगैरह ढूंढेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप ढूंढिएगा नौकरी, अच्छी बात है, कि जब तक नहीं मिलती है तो चलिए एक पत्रिका निकाली जाती है। हमने कहा ठीक है। वर्तमान साहित्य पत्रिका, मासिक पत्रिका शुरू हुई। उन्होंने भी कुछ, उनके चूंकि भाई रसूख और संपर्क अधिक थे जी, तो शुरू हुई, लेकिन वो 3-4 अंक तक ही मैं उससे जुड़ा रहा। फिर स्वभाव में स्थिरता नहीं थी, तो मैं निकल गया वहां से। फिर कुछ दिन ऐसे खाली रहा, फिर माया पत्रिका में उप संपादक हो गया। फिर वहां भी 4-6 महीना, मैंने कहा ना थोड़ा चंचल चित्त था, तो वहां भी छोड़ दिया जी। और फिर यहाँ उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की पत्रिका में काम करने का, उसमें भी एक संपादन से जुड़ने का, अतिव पत्रिका थी, तो वो कुछ दिन वहां भी चली। और फिर वहां भी ये हुआ कि छोड़ देना चाहिए, लेकिन तब तक जीवन की जकड़बंदी जो है, कुछ आपकी अपनी समस्याएं होती हैं, फिर आप छोड़ नहीं पाते हो उसको, जो है वो फंस गया था, परिवार हो जाता है, सारी चीजें। तो मैं करता रहता था, लेकिन बहुत ही
भीतर बड़ी तकलीफ होती थी कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ। अंततः फिर ये हुआ कि अपना ही कुछ शुरू किया जाए। तो ये पत्रिका मैंने तद्भव शुरू की, और इसके जो पहला अंक था मुझे याद आ रहा है, उसमें संपादकीय प्रकाश की जो भी कहिए, तो मैंने ये पंक्ति लिखी थी कि तद्भव पत्रिका का ये जो शुरुआत हो रही है, दरअसल संपादन के इलाके में मेरी अतृप्त आकांक्षाओं या दबी कुचली भावनाओं की अभिव्यक्ति है। मतलब मैं जो करना चाहता था नहीं कर पाता था जो है वो, लेकिन शायद उसी आकांक्षा की पूर्ति के लिए मैंने शुरू किया। अब देखें कितना चल पाता है ये। अच्छा, अब मेरा आपसे आखिरी सवाल अखिलेश जी, एक उपन्यास जिसके मैं कोट करता हूँ आपको, कुछ हिस्से अक्सर पहले लिखे थे और कुछ उसके बाद लिखे थे, ये कौन सा उपन्यास है? इसके बारे में बताइए, क्या विषय है और कब पढ़ पाएंगे हम? हाँ, तो चल रही है प्रक्रिया। मैंने कहा ना कि कच्छप गति जी तो रहती है लेखन की, और कच्छप गति के अलावा कई बार होता है कि आपको आपके जीवन संघर्ष या उसकी बुनियादी जो जिसको आप टाल नहीं सकते हो उसको करना पड़ता है। फिर तद्भव जैसे है, तो अब जैसे हमने शुरू किया, 2 महीना काम किया, फिर अगले अंक का शुरू हो जाती है व्यस्तता, तो वो मतलब बाधाएं आती रहती हैं, लेकिन अब वो कम से कम इस छोर तक पहुंच गया है, मैं कह सकता हूं कि अब वो पूरा होगा। कुछ विषय नहीं बताएंगे, क्या विषय है? विषय 2 तरह के लेखन स्कूल होते हैं कि एक जो विषय और यहाँ तक कि अपनी रचना का अंत तक सब तय कर लेते हैं, तो जाहिर है वो कोई खराब स्कूल नहीं है, वो उसमें बड़ी महान कृतियां लिखी गई हैं। प्रेमचंद खुद प्लॉटिंग करके लिखते थे, अमृतलाल नागर थे तो प्लॉटिंग करके लिखते थे, यानी आपने एक रचना का प्लॉट बनाया, और जैसे अगर आप सिनेमा माध्यम से वाकिफ ही हैं तो आपने उसका सीन डिवीजन आप करते हो, हाँ, आउटलाइन तैयार करके फिर लिखना शुरू करते हैं, उसका सीन बनाते हो, फिर एक फिर उसके संवाद अपना लिखते। तो ऐसे भी बहुत महान उपन्यास लिखे गए हैं। लेकिन दूसरा स्कूल होता है कि आप एक अंधे कुएं में खुद छलांग लगा देते, कागज कलम, और आपको मोटा एक कौंध सी होती है आपके पास, एक फ्लैश होता है कि ये है, फिर आप छलांग लगा देते हो, फिर आप तैरते हो जो है वो। आपको तैरना भी पता नहीं आता है कि नहीं आता है, और उस समय ये एहसास भी नहीं रहता है कि आप तैरना आता है कि नहीं आता है, बस आप छलांग लगा देते हो, फिर आप लिखते हैं, तैरते हैं, पार करते हैं जो है वो। और मेरे स्वभाव में है कि अगर मुश्किल नहीं आती है, जैसे कई बार होता है कि तो मुझे लगता है कि मैं अच्छा नहीं लिख रहा हूँ, तो फिर मैं देखो फिर छलांग लगाता हूँ। मतलब एक बिना मुश्किल के लिखना मुझे प्रिय नहीं है। जी, समझ तो सकता हूँ। खुद ही गड्ढा खोदता हूँ, फिर उसमें फंस जाता हूँ, फिर निकलता हूँ। तो एक तो वजह विलंब की ये भी होती है। जी, बिल्कुल, हम आशा करेंगे जल्दी से जल्दी आपका ये उपन्यास पूरा हो अखिलेश जी, और हमें जल्द से जल्द पढ़ने को मिले। आप आए यहाँ पे स्टूडियो में हमारे, हमको समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी शुक्रिया, आपने बुलाया और इतनी दिलचस्प बातचीत। हाँ बिल्कुल, बहुत सौभाग्य हमारा था अखिलेश जी। बाकी आप लोग भी जाएं, अखिलेश जी की काफी कृतियां ऑनलाइन उपलब्ध हैं, जाएं, उन्हें पढ़ें, और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कैसी लगी वो कृतियां, उनके बारे में आपके क्या विचार हैं। हम आपसे जल्दी मिलते हैं एक और एपिसोड में, एक और लेखक साथ। तब तक के लिए नमस्कार।